हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेस आईएएस। आई एम संदीप कुमार और आज हमारा जो सेशन है वो एनसीईआरटी पॉलिटी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट थर्ड। इस इस किताब में हम 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहला चैप्टर हमने देखा था भारतीय संविधान के बारे में। उसके बाद सेकंड चैप्टर हमने देखा था धर्मनिरपेक्षता की समझ। और ये दोनों जो चैप्टर है ना, वो प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। पीसीएस वगैरह में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड यूनिट और चैप्टर थर्ड में हमने देखा था संसद तथा कानूनों का निर्माण। जब सरकार का गठन होता है तो सरकार के पास मूलतः किसी राज्य में जब सरकार हो तो उसके गठन में मूलतः 3 चुनौतियां होती हैं। पहला कानून बनाने की, दूसरा कानूनों के अनुसार शासन चलाने की, तीसरा होता है न्याय करने की। तो कानून बनाने वाली संस्था के रूप में हम संसद को जानते हैं, जिसको हम विधायिका कहते हैं। पिछली क्लासेस में हमने राज्य विधायिका के बारे में पढ़ा था। इस बार हम केंद्रीय विधायिका अर्थात संसद के बारे में जानेंगे और जान चुके हैं तीसरे चैप्टर में। जो लोगों ने इन चीजों को नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं। और दूसरा, हमारा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। पीसीएस के लिए हम स्पेशल चीजें उसमें डाल रहे हैं जो कि बहुत शार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 50-55 क्वेश्चन उससे फंसेंगे। ओके, थर्ड चैप्टर में हमने जुडिशरी को देखा था कि कैसे हमारी व्यवस्था एकात्मक न्यायपालिका है और न्यायपालिका हमारे भारतीय लोकतंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और उसने कई माइलस्टोन जजमेंट दिए हैं जिसके माध्यम से उसकी समझ, उसकी शुचिता, उसके ट्रांसपेरेंसी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यूनिट 4 में हम देखेंगे आज सामाजिक न्याय और हाशिए की आवाजें। ये चैप्टर हमारे सेकेंड पेपर सोशल जस्टिस पॉलिटी सेक्शन और हमारा समाज खासकर जीएस फर्स्ट पेपर में काफी इंपॉर्टेंट है मेंस में। तो इसको इस तरह समझना है। हाशियाकरण की समझ, इस यूनिट में 2 चैप्टर हैं। पहला हाशियाकरण की समझ और दूसरा है हाशियाकरण से निपटना। तो देखते हैं हम इस चैप्टर को। तो हाशिएकरण का क्या मतलब होता है, उसकी समझ क्या है। देखो, अगर हम भारतीय इतिहास पर देखें तो लगभग ऋग्वैदिक काल के लास्ट फेज में यानी उत्तर वैदिक काल की शुरुआत में वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण व्यवस्था, ठीक है, वो क्या हो गई, रेशनल होने लगी। वर्ण व्यवस्था मतलब जो फोर्थ वर्ण था जिसको हम शूद्र के नाम से जानते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार, असमानता, ये सारी चीजें आम होने लगी उनके साथ और दूसरा महिला के साथ। ठीक है, तो ये वो समूह थे जिनको हाशिए पर ढकेल दिया गया। ऊपर के 3 जो समूह थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन तीनों के पास सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संसाधन समय के साथ आ गए। लेकिन ये ऐसा वर्ण था जिससे सभी चीजें छीन ली गई, इसको हाशिए पर ढकेल दिया गया। कहने का मतलब होता है साफ साफ, हाशियाकरण अगर समझना चाहते हो तो अपने आसपास के समाज में देखो, जो भी व्यक्ति मेन स्ट्रीम से बाहर होगा वो हाशियाकरण उसका हुआ होगा। और अगर मतलब जानना चाहते हो तो जैसे इसमें दिया गया है कि आज कापियों के जिन पन्नों पर आप लिखते हैं, यानी जो आपकी नोटबुक होगी, उसके बाईं ओर खाली जगह छोड़ दी जाती है। आपने देखा होगा कि उसका जो एक एरिया है जहां से लाइन ड्रॉ होती है, उसके ये वाला पार्ट छोड़ दिया जाता है। इसको हाशिया कहते हैं पन्ने का। ओके, यानी ऐसा स्थान जहां पर कुछ भी नहीं है। उसी तरह समाज में भी होता है, हाशिए का मतलब होता है किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो जिसे। ऐसे में व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं रहता, यानी जहां पर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक संसाधन चल रहे हैं वहां पर वो लोग नहीं होंगे, वो सब बाहर चले जाते हैं। यह ऐसी चीज है जिसको आपने अपनी कक्षा खेल के मैदान में कभी ना कभी, तुम्हें हर व्यक्ति कभी ना कभी इस चीज को महसूस करता ही है। अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं, महिला हैं, या फिर आप ओबीसी समुदाय से हैं, तो ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कैसे हाशियाकरण किया गया है ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाषा के आधार पर, खान पान के आधार पर, है ना, रंग रूप के आधार पर, पहनावे के आधार पर, बोली भाषा के आधार पर औरों से अलग होते हैं, है ना, या औरों से अलग हैं, जैसे दिव्यांग व्यक्ति हैं। तो इनकी सोच, इनके व्यवहार, इनके एहसास आपको सही नहीं लगता। जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं ना, वो इन चीज़ों को सही नहीं मानते। जैसे आप भोजपुरी लैंग्वेज को देख लो, है ना, इलीट क्लास जो है, जो अपने आप को सो कॉल्ड इलीट बोलता है, शहरों में निवास करता है, उसको ये लैंग्वेज बड़ी भद्दी लगती है।
जबकि उनको ये नहीं पता होगा वो लैंग्वेज वहाँ ही पनपी है, उनका अपना एक सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रीय बैकग्राउंड है और वो लैंग्वेज उनको पसंद आ रही है, तो क्या दिक्कत है आपको। और लैंग्वेज का मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना, वही हिंदी भाषा के साथ यूपीएससी वगैरह में होता ही है। आप शहरों में रहते हैं, आपने देखा होगा कि इंग्लिश पढ़ने वाला चाहे जितना गधा व्यक्ति हो उसको ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और आप हिंदी पट्टी से हैं या कोई और रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं तो आपके साथ एक दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो वो होता है हाशिए पर ढकेल देना। जैसे भारत में जितना बड़ा बेहतरीन साहित्य है वो सब इंग्लिश में लिखा गया, हिंदी में भी लिखा जा सकता था, है ना, तमिल में भी लिखा जा सकता था, अन्य लैंग्वेज में भी लिखा जा सकता था, उसका ट्रांसलेशन हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि सभी लोग समझ जाएंगे तो इन लोगों की गुलामी कौन करेगा, बात समझना। तो वहीं से ये दिक्कतें शुरू हुई और वहीं से हाशियाकरण की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह हो सकते हैं, समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उन्हें हाशिएकरण की वजह से यह हो सकता है कि वे अलग भाषा बोलते हों, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं, बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं, वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत से कमतर माने जाने की वजह से या शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते होंगे, या करते हैं किनारे अपने आप को महसूस करते हैं कि यार हमारे लिए सरकार क्या करेगी। कई बार हाशियाई समूह के लोग दुश्मनी डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का यह एहसास समुदायों को संसाधनों और मौकों का फायदा उठाने से रोक देता है। ये सारी दिक्कतें भी इनको उठानी पड़ती हैं, और इन मौकों का फायदा कौन उठाता है? जनरल कास्ट के व्यक्ति, समाज वर्ग, सामान्य वर्ग के व्यक्ति। तो बात समझ में आई ना? तो उसका फायदा कौन उठा लेता है? तो कौन? सामान्य वर्ग का व्यक्ति। भारत के संबंध में अगर देखा जाए, फलस्वरूप हाशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर वर्चस्वशाली लोगों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास जमीन है, धन दौलत है, पढ़े लिखे हैं, राजनीतिक रूप से ज्यादा ताकतवर हैं। इसका मतलब हाशियाकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता, मतलब बहुत सारे डायमेंशन है, भाषाई आधार पर है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ठीक है, पहनावे के आधार पर, खान पान के आधार पर, है ना। तो इस तरह के रीति रिवाजों के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के लोगों का, है ना। तो ये हाशियाकरण का दादा बहुत बड़ा व्यापक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस कराने को या कराने के लिए विवश करते हैं। ठीक है, अब ऐसे में हम दो मूल परिवारों को समझेंगे, आदिवासी और हाशियाकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रही हैं। अरे देखो आदिवासियों की नाव। दादू, ये आदिवासियों को हमेशा नाचते गाते ही क्यों दिखाया जाता है ना? हाँ, क्या हमारे बारे में वो कुछ और भी नहीं जानते? सही कहा तुमने। अच्छा, नीचे है तभी। हाँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें जमीन जंगलों से मिल जाती थी। हम भी धरती और जंगलों के, नदियों की बहुत कदर करते थे। यानी देखा होगा कि जो आदिवासी लोग हैं उनको हमेशा वही पुराने तरह के कपड़े, उसी तरह चित्रित किया जाता है, उसी तरह का साहित्य लिखा जाता है ना। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ, इनके पास भी संसाधन थे, ये भी बेहतर जीवन व्यतीत करते थे, इनका भी संपन्न तबका था। लेकिन हुआ क्या? आदिवासियों की दुनिया बहुत समृद्ध है, ज्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता नहीं। क्यों? अब क्या हुआ ऐसा? तो आपकी जान कैसे बची? अरे यार, अलग अलग जगहों पर फैल दिया है। हाँ, तभी अचानक से हमें बताया गया कि जंगल हमारे नहीं है, यानी कॉलोनी आ गई ना, विदेशी लोग आ गए या अन्य लोग, संपन्न तबके आ गए, और यहाँ पर एलीट क्लास के लोगों को बसाया जाने लगा। वन विभाग के अफसरों, ठेकेदारों ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगल को बचाते तो हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता, वहां ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम मुकदमा लड़ सकते थे। ये कौन कह रहा है? आदिवासी पुरुष कह रहा है, वृद्ध व्यक्ति। फिर अफसर आए, उन्होंने कहा हमारी जमीन के नीचे लोहे के भंडार हैं, वे उसे निकालना चाहते हैं। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हमारी जमीन उन्हें बेच दे तो हम नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि हमारी जिंदगी तबाह हो जाएगी।
कुछ ने तो कागजातों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए, उन्हें पता ही नहीं था अंगूठे के निशान लगाकर वे अपनी जमीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को छोटी मोटी नौकरी पर रखा गया, लेकिन ज्यादातर लोगों ने अपनी जमीन नहीं बेची। आदिवासी का भूमि अधिग्रहण कर दिया गया। ठीक है, हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो भी काम धंधा मिलता हम नहीं करने लगे, तो ये एक दिक्कत हुई, है ना। और जब हम नहीं गए तो हमारे पास मारपीट शुरू कर दी, हमें वे तरह तरह के धमकाने लगे। आखिर उन्होंने सबको, यानी सभी पुराने लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए विवश कर दिया, मजबूर कर दिया, और हमारी जो जीवन शैली थी वो रातों रात उसका विनाश हो गया। ठीक है, 30 एकड़ जमीन के बदले ठेकेदार हमें बहुत बस थोड़ा सा पैसा मिला। ज्यादातर दोस्तों उनके बाद कभी नहीं मिल पाया, यानी सब लोग बिछड़ गए धीरे धीरे। तो ये एक कहानी है जो बहुत कुछ कहती है। ठीक है, अब आपने पढ़ा किस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती है। इस समुदाय के हाशियाकरण के बारे में आप इस अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी थी, कम से कम 3 कारण बताइए विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक बता सकते हो। देखो सिंपल सी बात है, जब हम हमारे यहाँ कम से कम 10 से 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ 500 से ज़्यादा आदिवासी समूह रहते हैं, और ये आदिवासी जंगलों में अपना जीवन संपन्नता के साथ जी रहे थे। कोई दिक्कत नहीं थी, फल फूल फ्रूट सब कुछ मिल रहा था, और इनके संबंध भी मैदानी लोगों से ठीक ठाक थे। लेकिन जैसे ही कोलोनाइजेशन शुरू होता है, भारत का उपनिवेशीकरण किया जाता है, इनको अपनी जमीन जायदाद सब छोड़ना पड़ता है, इनको जंगल से खदेड़ दिया जाता है। ठीक है, और आदिवासियों को जनजाति क्यों कहा जाता है। अब आपने अगर वैदिक काल पढ़ा होगा तो वैदिक फेज में एक चीज आती है कि जो लोग वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग थे उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बांटा गया था। जो वैदिक परंपरा को नहीं मानने वाले थे उनको आदिवासी कहा जाता था वैदिक ग्रंथों में, या म्लेच्छ कहकर कभी कभी पुकारा जाता था। आदिवासी का मतलब होता है मूल निवासी। ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं और आज भी उसी तरह जी रहे हैं। ओके, भारत की 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में है। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई नाम आपने सुना होगा। अब देखो, जितना महत्वपूर्ण मिनरल्स है, ठीक है, सब इन्हीं जगह लोकेटेड है जहां ये आदिवासियां रहती हैं, लेकिन इनका जीवन स्तर बहुत दयनीय है। ठीक है, अनुसूचित जाति शब्द सुना होगा। सरकारी दस्तावेज में आदिवासियों के लिए शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। आदिवासी समुदायों की एक सरकारी सूची भी बनाई गई है। अनुसूचित जातियों को कई बार अनुसूचित जातियों के साथ भी मिलाकर देखा जाता है, यानी एससी के साथ मिलाकर देखा जाता है ना। तो ये सारे जितने भी बड़े बड़े उद्यम हैं ये सब वहीं पर लोकेटेड हैं। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में लगभग 500 से ज्यादा आदिवासी समूह हैं जो छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्यों में अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या ज्यादा है। अकेले उड़ीसा में 60 से ज्यादा अलग अलग जनजातीय समूह रहते हैं, सर्वाधिक रहते हैं उड़ीसा में। ठीक है, इनके भीतर देखो, ये हिंदू धर्म की तरह नहीं है, इनके रीति रिवाज थोड़ा सा हिंदू धर्म से अलग है। यानी जाति वर्ण आधारित समुदायों, राजाओं के शासन वाले समुदायों से बिल्कुल अलग है ये। यहाँ पर जाति व्यवस्था, ऊंच नीच, जात पात ये बहुत कम दिखाई देता है। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों, राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से क्या है, बिल्कुल अलग प्रकार के हैं। आदिवासियों के बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई धर्मों से बिल्कुल अलग हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति पे सर्वाधिक होते हैं, प्रकृति ही इनका सब कुछ है। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि आत्माएं होती हैं, ये ऐसा मानते हैं, है ना। जंगल इनके लिए माता पिता के समान है। ओके, और ये इसी से अपना सब कुछ करते हैं, तो जंगल को ये तो बेहतर मानेंगे ही। ये विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों की पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। तो मतलब जो सामूहिक उपासना की जाती है वो ग्राम आत्माओं की जाती है गांव के सीमा के भीतर निर्धारित लता कुंजों के बीच में। जैसे बरगद के
ग्रुप्स हो गए, उनकी पूजा की जाती है ना। और पुरखे जो इनके होते हैं उनकी पूजा घर में की जाती है। आदिवासी के आसपास बौद्ध, ईसाई धर्म आदि धर्मों के शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से प्रभावित होते रहे हैं, है ना। अपने इनके आसपास देखो, बौद्ध धर्म गया, जैन भी गया, ईसाई भी गए। ईसाइयों ने तो बड़ा धर्मांतरण किया इन क्षेत्रों में। शाक्त, वैष्णव पंथ जो भी थे, इनसे भी ये लोग थोड़ा बहुत प्रभावित हुए। लेकिन यह भी सच है कि आदिवासियों के धर्म के आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों का असर भी पड़ता रहा, है ना। जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ है, और बंगाल व असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं इसी के उदाहरण है ना। जो बंगाल और असम की शक्ति और तांत्रिक परंपराएं हैं ना, वो सब कहीं ना कहीं इन्हीं धर्मों से मिले जुले रूप के कारण हो गई। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म को अपनाया और इनको बरगला करके ये धर्म परिवर्तन कराया गया। ठीक है, इसमें ईसाई मिशनरियों का, है ना, और जो सो कॉल्ड वो लेडी थी ना, और जो मेडिकल के नाम पे इनको बहुत सारा धर्म परिवर्तन कराया गया, आज भी कराया जा रहा है। बहुत सारे संगठन जो गैर हिंदू हैं वो इनको कन्वर्ट कराने में लगे हैं, क्योंकि 8% बहुत बड़ी संख्या होती है। ओके, आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है आदिवासी धर्म। आदिवासियों की अपनी भाषाएं रही हैं, उनमें से ज़्यादा संस्कृत से बिल्कुल अलग, संभवतः उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया। और बंगला में ज़्यादातर शब्द कौन मिलेंगे? यही आदिवासी। इनमें सांथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है, गोंड लोग सर्वाधिक। और सांथाल परगना आपने देखा होगा, सांथाल सिद्धो और कानू का युद्ध देखा होगा, ठीक है, सांथाल विद्रोह देखा होगा, है ना। इतिहास में हम ये सब पढ़ते हैं। उनकी अपनी पत्रिकाएं निकलती हैं, इंटरनेट पे उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। तो सांथाली सर्वाधिक बोली जाती है, राजकीय भाषाओं में इसको शामिल भी किया गया है, 22 भाषाओं में। ठीक है, और देखो इनका एक ट्रेडिशनल कल्चर है, ऐसा नहीं है। परंपरागत पोशाकों में ये सजे धजे समुदायों की तस्वीरें हैं। आमतौर पर आदिवासियों को इन्हीं रूप में पेश किया जाता है। इसके आधार पर हमें गलतफहमी हो जाती है कि आदिवासी रंग बिरंगे पिछड़े लोग होते हैं, जबकि नहीं। इनका जो प्रकृति से प्रेम है ना, बहुत सारी जड़ी बूटियां, बहुत सारी दवाएं आदिवासियों की देन है। जो हमारा आयुर्वेद है उसमें हस्त योग, यूनानी, इनमें आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान है। और आदिवासी ना समाज को बांधने का काम, जोड़ने का काम करते हैं, अलगाव का काम नहीं करते। दूसरा, पेड़ पौधों के संरक्षण में इनका एक महती भूमिका है, और इन्होंने भारत में इन चीजों के लिए बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत करी है। और अपने आप को, अपने जंगलों को बचाने के लिए बहुत सारे आदिवासी संघर्ष भी हुए हैं, ठीक है, जिनका हम इतिहास में वर्णन कर चुके हैं, अभी और भी करेंगे। आ गई बात समझ में? तो आधुनिक भारतीय इतिहास में हम देखेंगे कितने आदिवासी विद्रोह होते हैं, और जो भी शासन सत्ता भारत में आई उसने आदिवासियों का शोषण किया, ठीक है, और इनको हाशिए पर रख दिया। और जनरली इनकी जो पहनावे, इनकी बोली भाषा, इस पे जाएंगे ना तो बहुत बड़े बड़े साहित्य हैं यार इनके। ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है कि हम सो कॉल्ड अपने आप को इंग्लिश मैन समझ के या किसी अन्य भाषा का दादा समझ के इनको बेइज्जत करने का प्रयास करते हैं, जबकि ये मूर्खता है, अपने आप में बहुत बड़ी मूर्खता है। ठीक है, इनका बहुत बढ़िया साहित्य, ज्यादातर मौखिक है। और ये मतलब क्या बताऊं मैं आपको, हमारे देश में आदिवासियों को खास तरह का पेश किया जाता रहा है। स्कूल के उत्सवों, सरकारी कार्यक्रमों, किताबों, फिल्मों में उन्हें सदा एक ही रूप में पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए, हमेशा नाचते दिखाते दिखाई देते हैं, यानी आदिम जिंदगी जीते हैं, हम ऐसा मानते हैं। और किताबों में भी कामोबेश उनको ऐसा ही पेश किया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे आदिवासी समुदाय के लोग बहुत बड़े बड़े काम कर चुके हैं। इसके अलावा हम उनकी जिंदगी की सच्चाइयों के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह भी आरोप लगाया जाता है वे आगे नहीं बढ़ना चाहते, यानी रेशनल हैं। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचारों से दूर रहना चाहते हैं। आपने कक्षा 6 की जब किताब पढ़ा था तो उसमें भेदभाव वगैरह देखा था। अब इनके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। आपने इतिहास की पुस्तक में पढ़ा कि भारत में तमाम साम्राज्यों, सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत बड़ा महत्व रहा। मगध साम्राज्य का अगर उत्कर्ष होता है तो वो जंगल के कारण ही होता है। उन जंगलों से हाथी,
अच्छी किस्म की लकड़ियाँ, है ना, बेहतरीन किस्म के उत्पाद, ये सब हम प्राप्त करते थे। तो मगध अकेले मगध नहीं बन गया, इन जंगलों का बड़ा योगदान हो रहा है। ठीक है, जंगल का लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले, हीरे, कीमती इमारती लकड़ी, ज्यादातर जड़ी बूटियां, पशु उत्पाद, मोम, लक, शहद, स्वयं जानवर, हाथी जो शाही सेनाओं का मुख्य आधार है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन को आगे बढ़ते रहने में जंगल का बहुत बड़ा योगदान है। इन्हीं जंगलों में बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता है। अब समझ में आ रहा है कि जंगल हमारी हवा, पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता को गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक देश के सबसे बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था। ठीक है, और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पैठ थी, जंगलों पर उनका पूरा नियंत्रण भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासतों, रजवाड़ों के अधीन नहीं रहे, बल्कि वे बहुत सारे राज्य वन संसाधन के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। ये इनका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। फिर बाद में क्या हुआ, अब जो तस्वीर आपको दिखाई जाती है वो इन चीजों से बिल्कुल भिन्न है। ये आपको बाद में बताया जाएगा, तस्वीर आपको पहले दिखाई जाएगी। ठीक है, तो वन भूमि पर निम्नलिखित 5 लोगों से की जा रही है। पहला, मकान और रेलवे के निर्माण के लिए जो इमारती लकड़ी, खनन के लिए वन भूमि, गैर जनजातीय वन्य अभ्यारण्यों के रूप में सरकार द्वारा आरक्षित जमीन मांगों से जनजातीय समुदायों को पर किस तरह असर पड़ा। तो देखो, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हुआ, इनको मुख्य धारा से हटा करके, यानी इनके संसाधनों से हटा करके इनको बाहर डाल दिया गया, और इनको ना पैसा दिया गया ना कोई काम दिया गया। ठीक है, सरकारें भी इनके साथ गलत करने आई। इसी उसमें नक्सलवाद जैसा एक बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जो आज एक हिंसक संघर्ष बन चुका है। बात समझ आ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं कोई समुदाय एक साथ हथियार लेता है, उसके साथ कुछ तो गलत हुआ होगा। उनकी महिलाओं के साथ, इनके बच्चों के साथ उनको शिक्षा के अवसर से वंचित किया गया, उनके जो खान पान के साधन थे उसको उनसे छीन लिया गया, और यहाँ पर हमेशा उन ठेकेदार, महाजनों, साहूकार, चिट्टी, इन सबको बिठा दिया गया। तो यही होता रहा है, और इसीलिए शक्तिहीन समुदाय के रूप में हम इसको देखते चले आ रहे हैं। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और चीजों को बिनकर आजीविका चलाते थे, एक जगह ठहर कर कम रहते थे, स्थानांतरित खेती के साथ लंबे समय तक एक स्थान पर खेती करते थे। हालांकि परंपराएं अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों, घरों में नौकरी करने के लिए ढकेल दिया जा रहा है। इसलिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है, ना ही उनकी सीधी पहुंच है, जिससे क्या हो रहा है, वनों का विनाश भी हो रहा है। ठीक है, उन वनों का विनाश भी हो रहा है। झारखंड आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत, दुनिया के अन्य इलाकों, खासकर मॉरिशस, कैरिबियन, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम के उनके श्रम के बूते ही उनके अपने पैरों पर खड़ा हो पाया। ठीक है, और ये जो जंगलों से लकड़ी काटे गए, जिनको गॉटर बोलते हैं, जो रेलवे के उसमें लगाए जाते थे पटरियों में नीचे, वो भी सब इन्हीं के भरोसे हुआ है। अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। ठीक है, इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाई, यातना, विरह, मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जो चले गए। ठीक है, तो ये बड़ा कष्ट भरा इनका जीवन रहा है, और जिससे क्या हुआ, ये अपने मूल स्थान से रिप्लेस होते गए। अब मान लिया आप यूपी के रहने वाले हैं, आपका घर, जमीन, जायदाद, है ना, सब कुछ यही है, और आपको एक टाइम ऐसा आया कि यूपी से बाहर खदेड़ दिया जाए और आपके सारे संसाधन छीन लिए जाएं, तो आप हाशिए पर स्थित समुदाय के रूप में हो जाएंगे। अब कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे, ये सब चीज़ें बड़ी सोचने वाली हैं। उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर के जो वैली साइड था, वैली साइड से कश्मीरी ब्राह्मणों को निकाल दिया गया। ठीक है, तो उनका जीवन दिल्ली में बहुत दुरूह रहा है, दिल्ली या जहाँ पर भी वो रहे। अब जैसे कालाहांडी जिले के स्थित न्यामगिरी पहाड़ी है, डोंगरिया कोंड नामक आदिवासी समुदाय का इलाका है ये डोंगरिया कोंड। ठीक है, न्यामगिरी इस समुदाय का पवित्र पर्वत है। यह एक बड़ी एल्युमिनियम कंपनी यहाँ खान और शोधन संयंत्र, रिफाइनरी लगाना चाहती है। यह योजना आदिवासी समुदाय को विस्थापित कर देगी। इस समुदाय के लोगों ने इस प्रस्तावित योजना का जमकर विरोध किया।
पर्यावरणवादी भी उनका समर्थन कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कंपनी के खिलाफ मुकदमा भी चल रहा है आज भी। ठीक है, तो न्यामगिरी पहाड़ियां इनको दी गई थी। इनको कहता है कि हाँ, न्यामगिरी पहाड़ी के जो प्रमुख देवता थे उन्होंने इस जमीन को हमको दिया था, हम अपना जीवन यापन इस पे कर रहे हैं। और वहां पर जब एल्युमिनियम संयंत्र लगेगा इससे देश को लाभ होगा, लेकिन कम से कम इनको स्थापित तो भी ऐसी जगह करो कि इनका कम से कम काम तो बना रहे। इमारती लकड़ी, खेती, उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासी इलाकों में खनिज पदार्थों, अन्य प्राकृतिक संसाधनों की भी भरमार रही है, इसलिए इन जमीनों को खनन, अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफी बार उनकी जमीन जबरन छीनी गई। निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले में से 50% से ज्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। सोचो, ये एक बहुत बड़ी संख्या है ना। अब कुछ सर्वेक्षण रिपोर्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए उनमें से 79% आदिवासी थे। सोचो, बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांध जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वोत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय तक सशस्त्र बलों, उनके बीच चलने वाले टकरावों में बंधी बिछी थी। इसके अलावा 101 राष्ट्रीय पार्क, लगभग 40,564 वर्ग किलोमीटर का एरिया, 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, लगभग 1,19,776 वर्ग किलोमीटर का एरिया, ये ऐसे इलाके हैं जहां मूल रूप से ये आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया। अगर वे जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। सोचो, ठीक है। तो सरकार आने से, लोकतंत्र आने से किसी की रोटी और रोजी छिन गई। आदिवासी लगभग 10,000 तरह के पौधों का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से लगभग 8,000 प्रजातियां दवाइयों के तौर पर यूज की जाती हैं। अब सोचो, हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेजी मेडिसिन खाते हैं, और जबकि इनका नॉलेज अगर संग्रहित किया जाता, इनको लिखा जाता, तो कितना बेनिफिट होता हमारे समाज को, हमारे लोगों को। ठीक है, 325 प्रजातियां कीटनाशकों के तौर पर, 425 प्रजातियां गोंद, रेजिन, डाई के तौर पर, 505 प्रजातियां रेशों के लिए इस्तेमाल की जाती है। इनमें से 3500 प्रजातियां भोजन के रूप में होती हैं इस्तेमाल। जब आदिवासी समुदाय वन भूमि पर अपना अधिकार खो देते हैं तो सारी ज्ञान संपदा खत्म हो जाती है। सोचो, अब इतना बड़ा ज्ञान जो है समाप्त हो जाएगा सिर्फ हमारी मूर्खताओं की वजह से, है ना, स्थानांतरित करने वाले नियम कानूनों की वजह से। ठीक से इनको एक जगह पर न बसा पाना हमारी विफलता है, हमारे लोकतंत्र की विफलता है, हमारे शासन प्रशासन तंत्र की विफलता है। सिर्फ भारत में देखो, सबसे बड़ा जानते हो क्या होता है? करप्शन है। अभी मैं बता रहा हूँ कि जैसे रोड का निर्माण हो रहा है हमारे इधर, NH-31 का निर्माण हो रहा है, जो उन्नाव से लेकर के रायबरेली तक जा रहा है। लगभग 65 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है ना। इसमें तो किसानों की जो भी भूमि अधिग्रहित की जा रही है ना, उसमें पर मान लिया एक नंबर है, 775 गाटा नंबर है। अब 775 गाटा नंबर में 10 किसान हैं, 10 फाइलें बनी, तो सबसे 1,000 रुपया लिया जा रहा है लेखपाल के द्वारा। तो ये करप्शन नहीं तो क्या है? अब 10 किसान का मतलब 10,000 रुपए में 10 फाइलें बनी। कितना पेपर लगा दिया भाई, कितना क्या डाटा लगा दिया। तो कुल मिलाकर के अंधी लूट है, जो लूट कसोट की जा रही है। ये नहीं रुकने वाला जब तक कि एजुकेशन ठीक से नहीं आएगा, लोगों को समझदारी। किसान है उनको बेवकूफ बना के पैसे ऐंठे जा रहे हैं, और ये नीचे से ऊपर तक चल रहा है। सोचो, क्या लेखपाल ही पैसा ले रहा होगा? SDM को ये पता नहीं होगा, राजस्व निरीक्षक को ये पता नहीं होगा, कलेक्टर को, जिले के कलेक्टर को नहीं पता होगा, संबंधित जो मंत्री है ना, राज्य सरकार का जो विभाग है जो जमीन को किसानों से अधिग्रहित कर रहा है, उसको नहीं पता होगा। पता सबको होगा, लेकिन क्या है, लूट घसोट चल रही है। फिर SLO ऑफिस वो फाइल जाएगी, SLO ऑफिस पेमेंट तब करेगा जब पर फाइल 1,000 रुपए दो उसको। ठीक है, तो 2-3 हजार रुपए किसान के तो ऐसे ही चले गए, उसकी जमीन चली गई। और जमीन ऐसे ही नहीं गए, उनको एक नोटिस थमा दिया गया, भैया पैसा मिले जाए। ठीक है, अभी भी बहुत सारे किसान हमारे एरिया के हैं जिनको पैसा नहीं मिल पाया है। उनके घर मकान 2-2, 3-3 साल से टूटे हुए पड़े हैं, उनके धंधा रोजगार सब बंद है, लेकिन उनके लिए कोई काम ही नहीं कर रहा है ना। दिक्कतें यहाँ क्या, देखो राजनीतिक, अब अखिलेश यादव कुछ भाषण दे रहे हैं, राहुल गांधी कुछ भाषण दे रहे हैं, एक्चुअल में किसानों के जो हालात है जमीनी स्तर पर, वो कौन समझना चाहता है? कोई नहीं। किसी से क्या लेना देना? सिंपल सी बात है, हमको तो गद्दी चाहिए, हमको तो कुर्सी चाहिए, बस इसी में लड़ाई चल रही है। तो ये एक सिस्टम है।
आप लेखपाल के पास जाएंगे तो वो अपना बता देगा कि एसएलओ ऑफिस में कॉपी पहुंचा चुके हैं, किताबें आपकी जितनी फाइलें हैं वो पहुंच चुकी हैं, आपको जैसा करना है वैसे करो। तो ये सिस्टम है, और ये सिस्टम बहुत खतरनाक चीज है, खा जाता है बहुत सारे लोगों को। अपनी जमीन जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। ठीक है, अपने परंपरागत निवास स्थानों के छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहां उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों, निर्माण स्थलों पर बहुत मामूली वेतन पर नौकरियां पड़नी पड़ती हैं। वही इस तरह वे गरीबी लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45%, शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी रेखा के नीचे गुसर कर रहे हैं। सोचो, एक ऐसा संपन्न तबका जिसके पास सब कुछ था, बस कुछ गलत नीतियों के कारण क्या हुआ, इनको जानवरों के जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। बात समझ में आई ना? इसी वजह से कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे, कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता बहुत कम है। ठीक है, लिटरेसी लिस्ट बहुत लो है, ये अपने एमएलए का नाम तक नहीं बेचारे जानते हैं। ठीक है, सोचो, आपने एक न्यूटन मूवी देखी होगी, उसमें इलेक्शन कराने के लिए एक व्यक्ति को भेजा जाता है, और वो इलेक्शन कराने के जाता है, 78 लोगों का शायद उनको वोट डालना होता है। ये लोग कुछ जानते ही नहीं हैं, जबरदस्ती उनसे वोट भी डरा लिए जाते हैं। ओके, जब आदिवासियों को उनकी जमीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा बहुत कुछ है जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं, रीति रिवाज को गंवा देते हैं जो उनके लिए जीने और अस्तित्व का स्रोत हैं। उदाहरण के लिए, उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण स्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं कि उन्होंने हमारी खेती की जमीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जों में ले लिया, अब हम कैसे जिएंगे? सोचो, जैसा कि आप पढ़ चुके, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली छीना झपटी और विस्थापन की यह प्रक्रिया अर्थसक, दर्दनाक और हिंसक होती है ना? अंग्रेज चले गए, लेकिन कलेक्टर टाइप लोग छोड़ गए जो क्या कर रहे हैं, आज भी चोरकटाई कर रहे हैं, चोरी छीना चोरी। ठीक, फिर आगे आते हैं अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक वो होता है जो धार्मिक हो सकता है, जैसे मुस्लिम भारत में अल्पसंख्यक हैं, ईसाई अल्पसंख्यक हैं, बौद्ध अल्पसंख्यक हैं, और भाषाई अल्पसंख्यक हो सकता है जिसको आर्टिकल 29 और 30 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 के तहत इनको अधिकार दिया गया है। मौलिक अधिकारियों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यक समुदायों को ये सुरक्षाएं क्यों मुहैया कराई जा रही हैं? क्योंकि इनकी जो भाषा है, इनका जो कल्चर है, वो अपने आप में बचा रहे, है ना? इनका समाप्त न हो जाने, बहुसंख्यक समुदाय इनको दबा के मार डालेंगे या फिर इनके कल्चर को बदल देंगे। तो इसलिए इनको भारतीय संविधान सुरक्षा प्रदान करता है। अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है, न केवल सत्ता और संसाधनों की पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इससे सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं, जैसा कि आपने यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था, भारतीय संविधान वाले चैप्टर में। भारतीय संविधान इस बात को बताता है बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटे आकार घाटे की बात साबित हो सकती है। संभव है छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। जाहिर है, एक तबका ऐसा है जो साधन संपन्न है, एक तबके पास कुछ नहीं है ना, उसका अपना ग्राम प्रधान तक नहीं हो पाता यार। रिजर्वेशन दिया गया है, उसमें भी विरोध चल रहा है। ठीक है, ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये प्रावधान बनाए जाते हैं, लेकिन ये किताबी बातें हैं, किताबों में बन गए हैं, कुछ को फायदा हुआ, ज्यादातर लोगों को नुकसान ही हुआ, क्योंकि इनको लागू कराने वाले लोग सही नहीं हैं। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव, नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति, है ना, कुशल क्षेम के बारे में बहुत असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जैसे वर्तमान में मुसलमानों के लिए कहा जाता है कि अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, भारत मुसलमानों के लिए रह ही नहीं गया है। तो ये भी गलत है। मतलब एक तरह से सीधे विरोध करना आदिवासियों के लिए माना जा सकता है, लेकिन मुसलमान ठीक ठाक पोजीशन में हैं।
असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ सकती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता, सुरक्षा, समानता, न्याय स्थापित करने के प्रति संकल्पबद्ध हो। क्योंकि प्रस्तावना कहती है हम भारत के लोग भारत को प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता या आर्थिक न्याय की बात करता है। तो ये सुरक्षात्मक उपाय हैं। अगर संविधान इनकी बात नहीं करेगा तो क्या होगा, दिक्कतें दूर नहीं होने वाली, और हाशिए पर स्थित समाज हो या फिर अल्पसंख्यक समुदाय हो, इनका डर हमेशा बना रहेगा। कानूनों को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी का एक अहम रोल होता है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो अदालत में जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 32 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से रिट, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा। अब जैसे देख लो, मुसलमानों और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में मुसलमानों का प्रतिशत कितना है, 14.2%। उन्हें हाशियाई समुदाय माना जाता है क्योंकि दूसरे समुदायों के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उतने लाभ नहीं मिले। दूसरा, इनको हमेशा वोट समझा है कांग्रेस और सपा जैसी पार्टियों ने। ठीक है, कि आप सिर्फ हमें वोट दो, हम आपको हमेशा दबाते रहेंगे, हमेशा आप सही हो या गलत आपको हम हमेशा सही मानेंगे। भारत में यही हो रहा है। ठीक है, इनको हमेशा सही माना गया। बहुत सारी जगहों पर इन्होंने जबरदस्ती अतिक्रमण किया है, फिर भी इनको हम हमेशा वोट के लाभ में इनको सारी सुविधाएं सरकार की लेते हैं। सरकारी अस्पतालों में सबसे ज्यादा इनका इलाज होता है, फिर भी इनको हम ये कहते हैं कि नहीं, भारत हमारे लिए नहीं है ना। और इनके संविधान इनकी पहली किताब ना होकर इनकी धार्मिक किताब बन जाता है। तो ये भी अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण वाली चीजें हैं। अब जैसे 3 सारणियां बनी हुई हैं मूलभूत सुविधाओं के, जो बेसिक नेसेसिटी है। अब जैसे इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है 2011 की। हिंदू 65.4% के पास पक्का घर है, 75.2% घरों में बिजली है, 43.7% घरों में पानी है। मुस्लिमों का अगर देखें तो लगभग कामोबेश स्थित ठीक ठाक है, 63.8, 67.5, नल का पानी 35.8। ईसाइयों के पास थोड़ा ज़्यादा है ना, और बिजली भी उनके पास ज़्यादा है, 48.0 घर में उनके पास पानी है। सिखों के पास थोड़ी पक्का घर और ज़्यादा है, बिजली की आपूर्ति और अच्छी है, 49.3 नल इनका पानी आता है। तो ये कामोबेश क्या दिखा रहा है, हिंदू में क्लासिफिकेशन अगर करो तो एससी और एसटी कास्ट की दिक्कतें ज़्यादा हैं। अगर 100 पक्के घर बने हैं तो एससी कास्ट के लगभग 10 ही घर होंगे, 90 घर कच्चे उनके बने हुए होंगे, उनके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी। सौभाग्य, सहज, हर बिजली, इन योजनाओं के माध्यम से चीजें बदली हैं। अब साक्षरता दर अगर कुल देखें 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार, हिंदू की 63 है, मुस्लिम 57% है, ईसाई 74 है, सिख 67% है, बौद्ध 71% है, जैनों की सबसे ज्यादा है 86%। अब प्रशासनिक सेवा में देखें आबादी, सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत आबादी 13.5% है, IAS है 300 में से, भारतीय पुलिस सेवा में 4 हैं, भारतीय विदेश सेवा में 1.8 हैं। ठीक है, 18 हैं 100 में से, 18 नहीं 1.8। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय PSU में 3.3 है, राज्य स्तरीय PSU में 10.8 है, बैंक और रिजर्व बैंक में 2.2 हैं। ये भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति पर प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट है 2006 में आई थी। अब बढ़ गई होगी। देखो, दूसरा सबसे बड़ा कारण है ना, इनके पास सेल्फ रोजगार बहुत है, सेल्फ रोजगार इनके पास बहुत है। तुम्हारा भाजी मार्केट जितना है, कपड़े का मार्केट, टेक्सटाइल मार्केट ज्यादातर इनके अंडर में है ना, फूड से रिलेटेड ज्यादातर इनके अंडर में है ना, बारूद से रिलेटेड जो गोला बारूद पटाखा वगैरह बनते हैं इनके अंडर में है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ इन्हीं समुदायों के अंडर में है, और ये अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, GST देते नहीं है ना। तो ये दिक्कतें हैं, साक्षरता तो इनकी कम ही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम विकास के विभिन्न संकेत ऊपर पिछड़े हुए हैं। सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
अगर मुस्लिम को छोड़ दें और एससी कैटेगरी और एसटी पर देखें ना, तो ये बहुत डाउन है। ठीक है, ओके। और जनरल कैटेगरी जो है, जनरल ओबीसी, ये थोड़ा, जनरल बहुत अच्छी है, ओबीसी ठीक ठाक कंडीशन में है। तो कुल मिलाकर के 70 से 80% जगहों पर इन्हीं का कंट्रोल है, जनरल और ओबीसी के कुछ चुनिंदा समुदायों का, कुछ चुनिंदा जातियों का। तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर सच्चर कमेटी बनी थी ना 2005 में। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। अब चूंकि मुस्लिम समुदाय, मैंने बताया ना, कांग्रेस का गठन होते ही सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आ गई, गठित कर दिया। मनमोहन जी प्रधानमंत्री बने थे इस समय, और जब कांग्रेस आती है तो मुस्लिमों की ज्यादा बात करती है। और मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि भारत के सभी संसाधनों पर सबसे पहला हक किसका है? मुस्लिमों का है। ये नहीं कहा था कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग हैं उनका है, ये कहना चाहिए था। लेकिन क्या बताएं, रिपोर्ट में इस समुदायों के हाशिएकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जात, जनजाति जैसे हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। मिलती जुलती नहीं है, एससी बहुत नीचे है, एसटी और एससी। उदाहरण के लिए 7 से 16 वर्ष की उम्र के मुस्लिम बच्चे अन्य सामाजिक धार्मिक समुदायों के बच्चों के मुकाबले औसतन काफी कम साल तक स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। ठीक है, औसतन बहुत कम शिक्षा ले पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रोजगार में व्यस्त हो जाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक सामाजिक हाशिएकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफी अलग हैं। सबकी नहीं, लेकिन कुछ, बहुत हद तक। लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी, फैज की टोपी का चलन दिखाई देता है। ओके, बहुत सारे देश, लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ और बता दूं, जैसे अभी हिजाब के लिए आंदोलन हुआ कर्नाटक में, है ना। अगर कोई अच्छी चीज़ के लिए आंदोलन होता तो मैं उसका समर्थन कर देता, समाज उसका समर्थन कर देता। अभी भी यहाँ 12 वर्ष विवाह की आयु बच्ची की है, और उलेमा, जितने भी मुस्लिम संगठन हैं, अगर 21 वर्ष की जाती है वैवाहिक स्थिति, तो इनको बड़ा बुरा लगेगा। ये हमेशा गाली गलौज करेंगे। 3 तलाक अब बैन किया गया है, जो कि आज के 25 साल 30 साल पहले स्वयं बैन कर देना चाहिए था इन संगठनों को, लेकिन नहीं किया है। तो ये अपनी जहालत के जिम्मेदार पहले तो स्वयं है। दूसरा, इनके साथ वो स्तर भी नहीं रहा, क्योंकि मुगल वंश तक देखें तो इनकी स्थिति ठीक ठाक रही और सारे संसाधनों पर इन्हीं का कब्जा रहा। बाद में अंग्रेज आ गए, फिर चीजें बदली, है ना, तो गड़बड़ कर गई। तो इस तरह की चीजें होती हैं। उसके बाद मुसलमानों को इसी सामाजिक हाशिएकरण की कुछ स्थितियों में, वे जिन इलाकों में पहले से रहते आए हैं वहां से निकलने लगे, उन्हें अक्सर गेटोआइजेशन होने लगता है। कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देता है। और यूपी के कुछ ऐसे गांव हैं जहां मुसलमानों ने हिंदू बहुसंख्यकों को वहां से निकाल के बाहर फेंक दिया। ठीक है, दोनों समुदाय एक साथ नहीं रह पा रहे हैं। तो इसका ये दिक्कत है कि शिक्षा का अभाव, और जब तक मदरसा छाप शिक्षा चलती रहेगी या धार्मिक शिक्षा की बात होती रहेगी, तब तक ये स्थिति वही उसी हिसाब से बनी रहेगी। जाहिल के घर जाहिल ही पैदा होता रहेगा। ठीक है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुसलमान धर्म हो, मुस्लिम हो। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक हाशिएकरण के बीच का गहरा संबंध है। अब देखो, मुसलमानों की बात ज्यादा की गई, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात बहुत रेयर में की गई। एनसीईआरटी में भी इस तरह की चीजें हैं। मुसलमानों के लिए ये, है ना, ज्यादा मेहरबान दिखाई पड़ती है, आपने देखा होगा। ठीक है, इसी अध्याय में आप पीछे आदिवासियों की स्थिति के बारे में पढ़ा। 7वीं कक्षा में भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि हाशिएकरण एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह की रणनीतियों, साधनों और सुरक्षाओं की जरूरत है। इसका मतलब संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानून व नीतियों की रक्षा में हम सभी बराबर हिस्सेदार, जिम्मेदारी बनती है। ठीक है, तो क्या होगा, इनके बिना ना तो हम विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो देश की अनूठी छटा है, और ना ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। सिंपल सी चीज है। अगर इनको दूर करने का प्रयास, शिक्षा की बात नहीं की गई, हमेशा वही लड़े लड़ाओ,
बहकावे की बात की गई, जाति की बात की गई, रेशनल तरीकों की बात की गई, मेन स्ट्रीम में इनको लाने की बात नहीं की गई, कुछ विशेष उपाय नहीं किए गए, तो ये सब क्या है, वो सब किताबी बातें ही रह जाएंगी, कोई मतलब नहीं निकलेगा इनका। ओके, इस अध्याय में हमने समझने का प्रयास किया हाशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न हाशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया कि इन समुदायों के हाशिए पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं, प्रत्येक समुदाय को इसकी अलग अलग तरह से महसूस भी कराता है। ठीक है, हमने यह भी देखा है हाशिएकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, अभाव, पूर्वाग्रह, शक्तिहीनता। हमारे देश में कई और आसियाई समुदाय हैं, दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। हाशिएकरण से कमजोर सामाजिक हैसियत ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा, अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। कुपोषण सबसे ज्यादा इसमें होता है। ठीक है, एजुकेशन ना होने के बाद स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, साफ सफाई नहीं होती है ना, जनसंख्या में वृद्धि होती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है क्योंकि रूढ़िवादी विरासत है, तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। तो इस वजह से हाशियाई स्थित समुदाय को मेन स्ट्रीम में जब तक नहीं लाओगे, देश की समस्याओं का समाधान कभी नहीं होगा। अब सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है ना, बहुत सारे मुसलमानों में जो गलतफहमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करती है। जैसे मुसलमान अपने बच्चों को सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है सिर्फ मदरसों में भेजना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा अच्छा काम कर चुके हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का उनमें सबसे नाम टॉप पर जाता है। केवल 4% मुसलमानों के बच्चे मदरसों में जाते हैं, ये तो गलत बात है। कम से कम 10 से 15% उसी शिक्षा से निकल के जाते हैं। मुसलमानों के 66% सरकारी और 30% बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। निजी की बात तो ठीक है, लेकिन ये 66 का गलत है। ठीक है, हम जब कक्षा 5 में पढ़ते थे ना, तो हमारे यहाँ सिर्फ 3 बच्चे हैं, यानी 20 बच्चों में सिर्फ 3 बच्चे ऐसे थे जो मुस्लिम समुदाय से थे। और उस गांव में, जिस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के लगभग 40 से 60 बच्चे हैं जो समुदाय का एक बड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व करते थे, वो सब मदरसे में पढ़ने जाते थे। ठीक, इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदल जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक तरह के हाशिए पर नहीं रख सकता। अगर कोशिश करोगे, प्रयास करोगे, थोड़ा वो दम लगाएंगे, थोड़ा आप दम लगाओगे, तो ये बाहर निकल आएंगे। ठीक है, अगर हम हाशिएकरण के उन उदाहरणों पर ध्यान दे पाएंगे तो इन समुदायों के पास संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रहा है, लड़ सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। हाशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशेषता बनाए रखना चाहते हैं, साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। ठीक है, तो हाशिएकरण का सामना किस तरह से किया जा सकता है, इसका हम बात अगले अध्याय में करेंगे। कुछ क्वेश्चन आएंगे, देख लेंगे। हाशिएकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 3 वाक्य लिखना है, आपको बताना है, सिंपल सी बात है। आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। एक तो उनकी जमीनों को छीनना, उनके परंपरागत अधिकारों से उनको बाहर कर देना। आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? कारण बताना है। अल्पसंख्यक और हाशिएकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए। अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक। एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं, आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देना है कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर 2 तर्क पेश करना है। एजुकेशन में लैक है, उसके अलावा संसाधन इसके पास कम है। ठीक है, 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं, उसमें आदिवासियों को तो हमेशा देखते हैं। चिट्टपट, आपने देखा हेलन होप आदिवासियों की कहानी पर फिल्म बनाना चाहती हैं। क्या आप आदिवासियों के बारे में कहानी बनाकर उनकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण, सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अगर आपके पास पैसा है, आप किसी भी समुदाय से आओगे, आपका सम्मान होगा। ठीक है, 90% आपका सम्मान होगा, 10% की मैं गारंटी नहीं देता, अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है। अगर आप गरीब हो, ठीक है, और खासकर एससी हो या एसटी हो या ओबीसी, एनसीएल हो, महिला हो, तो आपका हमेशा शोषण होने की गुंजाइश बनी रहेगी। बुजुर्ग हो, बच्चा है, बच्ची है, तो शोषण होने की गुंजाइश कहीं ना कहीं हमेशा बनी रहती है। तो आर्थिक हाशियाकरण, सामाजिक हाशियाकरण सब आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ अन्य चीजें की डिस्कस करेंगे। थोड़ा शब्द हैं, जैसे ऊंच नीच क्या होता है,
व्यक्तियों और चीजों की एक क्रमिक व्यवस्था होती है, जैसे 1 से 10 तक जाओगे, 1 सबसे उच्च है और 10 सबसे निम्न। उसी तरह आमतौर पर ऊंच नीच की सीढ़ी का सबसे निचले पायदान पर वो लोग रहते हैं जिनके पास सबसे कम ताकत है। जाति व्यवस्था ऊंच नीच की व्यवस्था जिसमें दलितों के पास को सबसे नीचे माना जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। गेटोआइजेशन क्या होता है? आमतौर पर ऐसे इलाके या बस्ती के लिए इस्तेमाल के मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग रहते हैं। इस स्थिति में पहुंचने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है गेटोआइजेशन। यह प्रक्रिया विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक कारणों पर आधारित हो सकती है। वह दुश्मनी भी किसी समुदाय को एग्जिट होने के लिए मजबूर कर सकती है, क्योंकि अपने समुदाय के लोगों के बीच रहने पर उन्हें ज़्यादा राहत मिलती है। समुदाय के पास आमतौर पर वहां से निकल पाने के विकल्प ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, जिसके कारण शेष समाज से कटता चला जाता है। मुख्य धारा क्या होता है? मेन स्ट्रीम का मतलब होता है कि सभी को समान बनने, सभी समान हो जाना, और जलधारा के मुख्य बहाव को मुख्य धारा कहते हैं, मेन स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। रोड के एकदम साइड में नहीं, एकदम बीच में चलना, ये मुख्य धारा होती है, मेन स्ट्रीम होती है, जिसमें वर्चस्वशाली समुदाय के रीति रिवाजों प्रचलनों को सही माना जाता है। इसी क्रम में लोगों और समुदायों को भी मुख्य धारा कहा जाता है, जिसे समाज का केंद्र माना जा रहा है, जैसे बहुधा शक्तिशाली वर्चस्वशाली का समूह। तो स्थापित ऐसे लोग जिन्हें बांध खनन या किसी परियोजना के कारण जबरन उनको घर बार छोड़ना पड़े या उनके घर बार को उछाल दिया जाए, विस्थापन कहलाता है। कुपोषण, ऐसा व्यक्ति जिन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलता या पर्याप्त मात्रा में भोजन, है ना, नहीं मिल पाता, वो कुपोषित होते हैं। उनके लिए इंद्रधनुष योजना के तहत टीके वगैरह की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। और भारत में सब सर्वाधिक कुपोषण बच्चों में है, और बच्चों में महिला फीमेल चाइल्ड में सब सर्वाधिक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। मिलते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।